हेलो एवरीवन। आज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। यह रूल है कैलकुलेटिंग अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन डाई इन। डाई इन में लैम्डा मैक्सिमम के कैलकुलेशन में प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले 1945 में रॉबर्ट बर्न वुडवर्ड ने लैम्डा मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल दिए थे, और वो रूल है किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए दिए गए थे। उन रूल में 1959 में लुईस फ्रेडरिक फिशर ने मॉडिफिकेशन किया और उस मॉडिफाइड रूल का नाम बन गया वुडवर्ड फिशर रूल। इस रूल को लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेशन में प्रयोग में लाया जाता है जो भी स्ट्रक्चर गिवन होती है। अब है कि ये जो रूल है वो कॉन्जुगेटेड डाई इन के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसके अलावा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए भी इस रूल को यूज में लेते हैं, बट यहां हम कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉन्जुगेटेड डाइन हैं, उनमें अपन पहला है एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन कि जिनमें साइक्लिक कंपाउंड नहीं होते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2,3 डाइमेथिल 1,3 बीटाडाइन। इसमें ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में हैं। इसलिए अपन इसको क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेटेड डाई इन। यहां पे मैं कहूं ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड भी आपस में क्या हैं, कॉन्जुगेशन में हैं, अर्थात क्या है, कॉन्जुगेटेड डाई। अब है नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, अर्थात ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, बट ये जो है वो कॉन्जुगेटेड डाइन नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो पाई बॉन्ड हैं वो आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। कौन कौन से, एक तो ये और एक ये। इसलिए ये जो रूल है वो कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए अप्लाई हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड डाइन के लिए अप्लाई नहीं हुआ है। इसकी बेसिक वैल्यू YR शर्मा के अकॉर्डिंग 217 नैनोमीटर है, जबकि PS कल्सी के अकॉर्डिंग 214 नैनोमीटर है। आगे है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन। जो ऊपर अपन ने स्टडी की हैं वो तो एसाइक्लिक है, जबकि अब अपन किसका अध्ययन करेंगे, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है होमो एन्युलर डाइन और दूसरा है हेट्रो एन्युलर डाइन। पहले अपन होमो एन्युलर डाइन के बारे में अध्ययन करते हैं। होमो एन्युलर का मतलब है एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हूं और वो दोनों डबल बॉन्ड
सिसोइड फॉर्म में प्रेजेंट हो। एक ही रिंग में यदि दो डबल बॉन्ड हैं तो वो जनरली किस रूप में प्रेजेंट होते हैं? सिसोइड फॉर्म में। जैसे ये रिंग है, इसके अंदर ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है। ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं, एक ही रिंग में हैं और सिसोइड का मतलब दोनों पाई बॉन्ड एक ही तरफ प्रेजेंट हैं। जैसे इस सिंगल बॉन्ड के ये दोनों जो पाई बॉन्ड हैं वो एक ही साइड में प्रेजेंट हैं, इसलिए इन्हें कह दिया सिसोइड। एस का मतलब है सिंगल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड हैं दोनों वो इस सिंगल बॉन्ड के दोनों एक ही साइड में प्रेजेंट हैं, इसलिए इन्हें कह दिया एस सिसोइड होमोएन्युलर डाई। दूसरा अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इस रिंग में दो पाई बॉन्ड हैं, दोनों पाई बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड के एक ही तरफ दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हैं, इसलिए इन्हें क्या कह दिया? एस सिसोइड। एक ही रिंग में प्रेजेंट है इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं? होमोएन्युलर डाई। इनके लिए बेसिक वैल्यू या बेस वैल्यू और पेरेंट वैल्यू है वो है 253 नैनोमीटर। अब दूसरा है हेट्रोएन्युलर डाई। हेट्रोएन्युलर डाइन का मतलब है दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग रिंग में कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हों। कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। जैसे ए रिंग के अंदर और बी रिंग के अंदर एक एक पाई बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, अर्थात डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में ये कहूँ कि ए रिंग में भी एक डबल बॉन्ड है और बी रिंग में भी एक डबल बॉन्ड है और ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल में ए रिंग में भी एक पाई बॉन्ड है और बी रिंग में भी एक पाई बॉन्ड है और दोनों कॉन्जुगेशन में है, बट दोनों की जो नेचर है वो सिंगल बॉन्ड के ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांस का मतलब एक डबल बॉन्ड यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरा कौन सा होगा? राइट हैंड साइड में। जैसे इस एग्जांपल में अपन देखते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है वो इस सिंगल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन सी साइड में है? राइट हैंड साइड। अर्थात हेट्रोएन्युलर में दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग रिंग में और ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब है कि होमोएन्युलर हैं, उनकी बेसिक वैल्यू आपको मैं बता दी कितनी है? 253, जबकि हेट्रोएन्युलर की कितनी है? 214 पीएस कल्सी के अनुसार। अर्थात होमोएन्युलर डाइन की बेस वैल्यू है वो हेट्रोएन्युलर डाइन से ज्यादा है। इसका मतलब होमोएन्युलर की लैम्डा मैक्सिमम ज्यादा है, इसका मतलब यह है बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट शो करता है और ये ज्यादा है कितनी? 39 नैनोमीटर। इसलिए होमोएन्युलर डाइन को कौन सा शिफ्ट कह सकते हैं? बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट। और इस होमोएन्युलर के रेस्पेक्ट में हेट्रोएन्युलर को कौन सा कह सकते हैं? हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट। यहां एक बात और ध्यान देने की है कि यदि किसी मोलिकुलर स्ट्रक्चर की अपन को लैम्डा मैक्सिमम वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी हो जिसमें होमोएन्युलर भी हो और हेट्रोएन्युलर भी हो,
तो अपन होमोएन्युलर है वो ज्यादा डोमिनेट होगा किससे? हेट्रोएन्युलर से। लैम्डा मैक्सिमम भी ज्यादा है। दूसरा, जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि इस रिंग में, जिसे मैंने ए शो किया है, 2 पाई बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये सिसोइड है, होमोएन्युलर डाइईन है। जबकि इस रिंग में, जिसे मैं बी कह रहा हूं, एक ही डबल बॉन्ड है, वह डबल बॉन्ड ए रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये हेट्रोएन्युलर है। होमोएन्युलर और हेट्रोएन्युलर में अपन किसको प्रायोरिटी देंगे? होमोएन्युलर डाइईन को। ये आप ध्यान देना जब भी अपन लैम्डा मैक्सिमम किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का कैलकुलेट करें। आगे है कि एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होते हैं। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का अर्थ है कि इंटरनल एंगल या जो साइक्लिक जो कंपाउंड है उसके दो नियर बाई इंटरनल एंगल को जोड़ दे, वह डबल बॉन्ड है, वो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। जैसे इसकी बात करूं, इसके अंदर का जो एंगल है इंटरनल, और इस कार्बन का भी अंदर का जो एंगल है वो कौन सा? इंटरनल। उन दोनों इंटरनल एंगल को जोड़ दिया तो कौन सा बन गया? एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। या कहूं कि एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है वो रिंग में प्रेजेंट होता है, रिंग के बाहर प्रेजेंट नहीं होता। अगला है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनना। एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड होगा वह रिंग के एक्सटर्नल एंगल पर प्रेजेंट होगा। जैसे ये अपनी एक साइक्लिक रिंग है, इसमें इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस कार्बन के एक्सटर्नल एंगल पर कौन है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस रिंग की बात करूं तो जो डबल बॉन्ड है वो कौन सा है? एक्सटर्नल एंगल पर है। या कहूं रिंग के बाहर की ओर है। इसमें भी मैं बात कहूं रिंग के बाहर है या कहूं एक्सटर्नल एंगल पे है। सेम और सेम। अब दूसरा एग्जांपल जिसमें एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है और कौन सा है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। अपन इसको समझते हैं कि ये जो मैंने एंडो शो किया है वो रिंग के अंदर है, रिंग के बाहर नहीं है। जबकि मैंने ये एक्सो शो किया है वो जो डबल बॉन्ड है रिंग के बाहर की ओर है। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। ये इसमें आप सबसे पहले तो बताइए ये साइक्लिक है कि एसाइक्लिक? साइक्लिक। होमोएन्युलर है या हेट्रोएन्युलर? हेट्रोएन्युलर। दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट हैं। ये बात हो गई पीछे तक की। अब है कि अपन ने पढ़ा है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अपन इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे रिंग ए, ये रही, इस रिंग ए में ये जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर है, इसलिए ये कौन सा हो गया? एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। परंतु इस ए रिंग का ये जो डबल बॉन्ड है कौन सा? ये वाला, वो कौन सा है?
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, क्योंकि इस ए रिंग के बाहर की ओर प्रेजेंट है। दूसरा, अपन बी रिंग के रेस्पेक्ट में बात करें। बी रिंग में ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ही है, और बी रिंग के कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है जो रिंग के बाहर की ओर हो। इसका मतलब बी रिंग में केवल कौन सा है, एक एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, आपको बताना है कि इसमें ए में कितने एंडो और कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं। अब बात ध्यान रखने की कौन सी है, ये जो भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो डाइईन या कहूं डाइईन का वह पार्ट होना चाहिए जो कॉन्जुगेटेड हो। नॉन कॉन्जुगेटेड एक्सोसाइक्लिक को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेशन में यूज में नहीं लेंगे, अर्थात 5 नैनोमीटर ऐड नहीं करेंगे। कब, जब वह एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। यदि कॉन्जुगेशन में होगा, रिंग के एक्सटर्नल एंगल पर होगा या रिंग के बाहर की साइड होगा, तो अपन 5 नैनोमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। इसका मतलब आपके एसाइक्लिक डाइईन, साइक्लिक डाइईन में कौन सा, होमोएन्युलर और हेटेरोएन्युलर। यदि एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होमोएन्युलर और हेटेरोएन्युलर दोनों हो तो किसको प्रायोरिटी देंगे, होमोएन्युलर को। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है, जो रिंग के अंदर है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो किसी भी रिंग के एक्सटर्नल एंगल के ऊपर प्रेजेंट हो या किसी रिंग के बाहर हो, परंतु वह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात कहूं, ये रहा, इसमें जो मैंने गोल घेरे के अंदर जो ये डबल बॉन्ड लिया है, चेक कर लो, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, परंतु ये रिंग के एक्सटर्नल एंगल पर प्रेजेंट है, एक्सोसाइक्लिक है। बट इसको अपन लैम्डा मैक्सिमम की कैलकुलेशन में +5 ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं है। आगे अपन देखते हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। अपन वुडवर्ड फिजर रूल है वो डाइईन के लिए, ये अपना कौन सा है, डाई। इस डाइईन को मैंने डॉटेड लाइन के अंदर रखा है। इसके अलावा जो भी ग्रुप एल्किल के रूप में हों वो अपने क्या कहलाते हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन को मैंने किस में ले लिया, डॉटेड लाइन में। इसके अलावा कौन बचा, मेथिल, एल्किल है, इसलिए ये कौन सा होगा, एल्किल सब्स्टिट्यूट। इसके लिए अपन एक एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए कितने ऐड करेंगे, +5 नैनोमीटर। अगला एग्जांपल, मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन को डॉटेड लाइन के अंदर रखा है। ध्यान से सुनना, ये ए है और ये कौन है, बी। मेथिल है या कोई भी एल्किल हो सकता है। क्या ये दोनों मेथिल या एल्किल डाइईन से डायरेक्ट अटैच हैं, हाँ। इसलिए अपन जब भी किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे तो अपन दोनों के लिए है 2 × 5 अर्थात 10 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। एक के लिए कितनी है, 5, परंतु वह एल्किल ग्रुप डाइईन से डायरेक्ट अटैच हो। नेक्स्ट है
और ध्यान से सुनना। इस एग्जाम्पल में मैंने पहले ही बताया था कि डाइइन कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। देखो डॉटेड लाइन के अंदर है वो कॉन्जुगेटेड है, जबकि इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब इस डॉटेड लाइन के जो ब्यूटाडाइन है उसके ये जो पार्ट है वो कौन सा कहलाएगा? एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। और ये कितना माना जाएगा? एक ही माना जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप या एल्किनिल ग्रुप के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए कितने ऐड होंगे? +5 ऐड होंगे। अब है अगला रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू भी एक तरह से एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह ही है, परंतु वह एल्किल ग्रुप है वो रिंग का पार्ट होता है, इसलिए इसे रिंग रेजिड्यू कहते हैं। ये जो रिंग रेजिड्यू है अपन कैलकुलेट करेंगे उस रिंग रेजिड्यू या मिथाइलिन ग्रुप के बाद कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें डॉटेड लाइन में शो किया है वो कॉन्जुगेटेड डाइइन है। इस डाइइन के अलावा रिंग का कौन सा पार्ट है जो रिंग रेजिड्यू के रूप में है? एक तो ये रहा और एक ये रहा। क्या ये दोनों कॉन्जुगेटेड डाइइन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं? हाँ। क्या उसके बाद में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है? नहीं है। इसके भी आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही रिंग के पार्ट हैं, एल्किल ग्रुप के रूप में हैं, इसलिए इसे रिंग रेजिड्यू के रूप में कैलकुलेट करेंगे। प्रत्येक रिंग रेजिड्यू के लिए अपन +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। थ्योरी के रूप में अपन पढ़ सकते हैं कि रिंग रेजिड्यू के आगे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये भी एक तरह के एल्किल ग्रुप होता है, बट ये रिंग का पार्ट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रिंग रेजिड्यू कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है इसमें पहले तो ये बताओ ये जो दोनों डबल बॉन्ड हैं वो साइक्लिक है क्या? असाइक्लिक? साइक्लिक। साइक्लिक में 2 पार्ट हैं, होमो और हेट्रो। तो ये कौन सा केस है? होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाई। अब देखते हैं, इस कॉन्जुगेटेड डाइइन से रिंग का यह पार्ट जुड़ा हुआ है। इस रिंग के पार्ट के आगे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए ये रिंग रेजिड्यू है। अब ये भी कॉन्जुगेटेड डाइइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप है। ये रिंग रेजिड्यू ना होकर के कौन सा है? एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, दैट मीन्स मेथिल ग्रुप है। इसी तरह ये एक क्या है? रिंग रेजिड्यू है। ये जो भी अपना CH2 ग्रुप है उसके आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, परंतु ये CH2 ग्रुप क्या डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड से अटैच है? हाँ, तब भी वह क्या होगा? रिंग रेजिड्यू होगा। ये जो आइसोप्रोपिल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है, ये रहा। क्या पाई बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच है? हाँ। क्या ये रिंग का पार्ट है? नहीं। तो क्या ये रिंग रेजिड्यू होगा? नहीं। तो क्या होगा? एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ये लेते हैं। सबसे पहले तो ये साइक्लिक है कि असाइक्लिक? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाई। होमो एन्युलर है या
हेटेरोएनुलर, होमोएनुलर। इसमें ये जो पाई बॉन्ड है वो एंडोसाइक्लिक है कि एक्सोसाइक्लिक? एंडोसाइक्लिक। ये जो डबल बॉन्ड है वो भी कौन सा है? एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब ये है कि ये दोनों एंडोसाइक्लिक हैं, एक्सोसाइक्लिक नहीं है। अब दूसरा कि इन दोनों कॉन्जुगेटेड डाइईन के जो ये मैंने ए लिख रखा है वह CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप क्या कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्ट अटैच है? हाँ। उसके आगे कोई कॉन्जुगेशन है? नहीं है। इसका मतलब ए रिंग रेजिड्यू है। इसी तरह बी भी क्या है? रिंग रेजिड्यू। सी भी क्या है? रिंग रेजिड्यू। और ये जो है वो कौन सा है? डी। अर्थात रिंग रेजिड्यू कितने हो गए? 4। अब ये आपको निकालना है। शुरू से क्या क्या करना है कि साइक्लिक है कि एसाइक्लिक? साइक्लिक। साइक्लिक के बाद में ये होमो है कि हेट्रो? होमो भी और हेट्रो। इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे? होमो को। इसमें कितने एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं, कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं, ये आपको कैलकुलेट करने हैं। आगे है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, उसका मतलब है अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं? कॉन्जुगेटेड डाइईन की। कॉन्जुगेटेड डाइईन में कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। उन 2 पाई बॉन्ड के अलावा जितने भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे तो वो कॉन्जुगेशन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इसलिए नाम क्या दे देंगे अपन? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। बट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तब होगा जब 2 पाई बॉन्ड से ज्यादा पाई बॉन्ड हो और वो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो। आगे, और प्रत्येक 2 से ज्यादा जितने भी पाई बॉन्ड होंगे प्रत्येक के लिए कितने नैनोमीटर ऐड होंगे? 30 नैनोमीटर। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं? 3। तो इसलिए एक जो पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है उसके लिए कितने नैनोमीटर अपन ऐड करेंगे? 30। थैंक्स। इसके बाद में जो अपना ये वुडवर्ड फिशर रूल है, इसमें किसके लिए बेसिक या बेस और पेरेंट वैल्यू कितनी होती हैं? ऑक्सोक्रोम या पोलर ग्रुप के लिए इसकी बेसिक वैल्यू कितनी होती है? ये चीज अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।